नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज आपको आवाज उठाकर दस्तक देनी है आम आदमी के साथ अंतिम अत्याचार करने वालों पर। अंतिम अत्याचार यानी जब सम्मान से अंतिम संस्कार का अधिकार छीन लिया जाए। अंतिम अत्याचार यानी जब सम्मान से अपनों का शव भी घर तक ले जाने का अधिकार न दिया जाए। अंतिम अत्याचार यानी जब आम आदमी के शवों को कूड़े की गाड़ी में भरकर फेंकने की संवेदनहीनता सामने आए, तो जरूरी है कि शवों तक के कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार लोगों के भीतर संवेदनशीलता पैदा करने के लिए दस्तक दी जाए। नीले रंग की टी शर्ट पहना एक आदमी हाथ में वो रामनामी लाकर एक तरफ रखता है जो शवों को गंगा किनारे दफन कर पहचान के लिए लोगों ने लगाई। तो क्या ये दफन शवों के ऊपर से कपड़े को हटाने की कोई कार्रवाई? वही आदमी दोबारा जाता दिखता है। बांस और लकड़ी के टुकड़े चारों तरफ लगाकर जो अपनों की मौत के बाद उन्हें दफन करके निशान छोड़ाए थे, उन बांस और लकड़ी को यह आदमी हटाता है। गंगा किनारे दफन शव के ऊपर रखे पीले, भगवे, नारंगी कपड़े को उठाकर खींचकर एक किनारे ला देता है। ये शवों से रामनामी हटाई जा रही है या फिर कहानी कुछ और है? अगर शवों के ऊपर से रामनामी हटाई जा रही है तो क्यों? क्योंकि ये आदमी फिर गंगा किनारे आगे बढ़ता नजर आता है। एक एक करके चारों तरफ से उन बांसों के घेरे को हटाता है जो यहाँ पर पिछले 2 से 3 हफ्ते के भीतर लोगों ने अपनों की मृत्यु के बाद उन्हें गंगा किनारे दफना कर लगाया था। और फिर ये आदमी एक एक करके शवों के ऊपर रेत में सिमटे उन 5 रामनामी वस्त्र को खींचता है जिन्हें लोग निशानी के तौर पर दफन शवों के ऊपर बिछा गए थे। ये कार्रवाई शवों के सम्मान से जुड़ी है या फिर शवों को गिनने की पहचान बने कपड़ों को हटाने का कोई प्रशासनिक कदम? क्योंकि राज्य से लेकर देश तक और देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक में उत्तर प्रदेश के गंगा किनारे शवों की तस्वीरों के जरिए पूरी सरकारी व्यवस्था की अव्यवस्था पर सवाल उठता रहा। दूर तक शवों पर फैले लाल, नारंगी, पीले वस्त्र इस बात का सबूत दे रहे थे कि यहाँ मृत्यु के बाद दूर दूर तक शव दफनाए गए हैं। अब उन्हीं रामनामियों और दूसरे वस्त्रों को हटाकर इकट्ठा करके किनारे कर दिया गया। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेता सवाल उठाते हुए कहने लगे कि अब कब्रों से रामनामी छीनी जा रही है। इसे मृतक, धर्म और मानवता का अनादर बताया गया। लेकिन क्या सच यही है? क्योंकि इसी घाट पर हमें ये तस्वीर भी दिखती है जिसमें प्रयागराज के नैनी क्षेत्र के गंगा घाट पर फावड़े से रेत को दफन शव के पास इकट्ठा करके ढका जाता है। तो सवाल उठता है कि सच्चाई क्या है? सच्चाई गंगा किनारे दफन शवों से रामनामी हटाकर शवों की गिनती और पहचान होने से रोकने के आरोपों में है, या फिर जिनका राम नाम सत्य पहले से हो चुका है उनके दफन शवों को दोबारा संभालने का प्रशासनिक दावा सच्चा है? आज तक की टीम को नैनी क्षेत्र में शव नियंत्रण कमेटी की सदस्य नीलम यादव बताती हैं। शवों जो बाहर आ गए थे, जो पिछले जो आंधी पानी 2-3 दिन से हो रहा था, कुछ शवों के बाहर आने के था, तो हम लोग लगातार यहाँ जो सफाई कर्मी लगे हुए हैं उनको शवों को ढकने का काम। आवारा पशुओं के जो यहाँ पे जो कर्मी लगे हुए हैं वो लोग यहाँ पर सारे पशुओं को बाहर भगा रहे हैं। जो शव बाहर आ गए उन्हें दोबारा ढकने का काम तो समझ आता है, लेकिन रामनामी और दूसरे कपड़े जो शवों के ऊपर लोग बिछाकर गए उन्हें हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब शव नियंत्रण कमेटी की सदस्य नहीं देती। तो अब आगे क्या? क्या हो गया सम्मान से आम आदमी का अंतिम संस्कार या फिर अंतिम अत्याचार यही है? दस्तक देकर पूछता है आज तक, क्या इस बात का इंतजाम पूरी तरह नहीं हो सकता कि दोबारा शव आंधी बारिश में खुलकर अपमानित न हो? क्या गंगा किनारे दफन शवों का सामूहिक अंतिम संस्कार प्रशासन सम्मान के साथ नहीं करा सकता?
सरकारें और सरकारी व्यवस्था कहीं की भी हो, व्यक्ति के जीवित रहते जो समुचित इलाज नहीं दे पाते, वो आम आदमी की मृत्यु के बाद भी अंतिम अत्याचार करते हैं। देखिए इस वीडियो को, जो सरकारों की संवेदनशीलता के दम तोड़ देने की गवाही है। एक कार में एक पिता है जो अपनी बेटी का शव अपनी कार में यूं समेट कर ले जाने के लिए लाचार है, क्योंकि आरोप है कि कोटा में इस पिता से एम्बुलेंस वालों ने 80 किलोमीटर की दूरी के 35,000 रुपए मांगे। अंतिम अत्याचार की अब इस कहानी को भी देखिए। ये भी राजस्थान के कोटा से सिस्टम के दम तोड़ चुके होने की गवाही है, जहां शव को कार की पिछली सीट पर ले जाने के लिए परिवार मजबूर होता है। पहले आईसीयू में थी ये, कोविड वार्ड में, फिर वहां से आईसीयू बोतल चढ़ी हुई थी, सब कुछ चढ़ा हुआ था, ऑक्सीजन लगी हुई थी। उसके बावजूद भी इसको जनरल वार्ड में डाला गया, जहाँ पे जिस बेड पे थी वहाँ पे गैस का वो भी जो ऑक्सीजन थी वो भी बंद पड़ी हुई थी। अब इनकी डेथ हो गई है, अब प्रशासन किस तरह की क्या प्रशासन वहाँ से डेथ बॉडी भी हम लोग वहाँ से लेकर आए, वार्ड बॉय नजर नहीं आ रहा। अदालतें तक कह चुकी हैं कि संविधान में अनुच्छेद 21 जिस तरह नागरिकों को जीवित रहते सम्मान से रहने का अधिकार देता है, उसी तरह मृत्यु के बाद सम्मान से अंतिम संस्कार का अधिकार भी आम आदमी का है। लेकिन सरकारों की सोच में जिंदा आदमी प्राथमिकता नहीं होता, तो फिर शवों का कुप्रबंधन जन्म लेता दिखता है। जैसे मध्य प्रदेश के देवास में 4 लोग एक स्ट्रेचर पर शव लेकर आते हैं और निर्ममता से उसे कूड़ा उठाने की गाड़ी में पटक देते हैं। रूह कांप जाती है इस अंतिम अत्याचार पर। जहां शव को गीला सूखा कचरा समझा जाता है, तो जरूरी है कि दस्तक दी जाए इस अंतिम अत्याचार पर, और आज तक की दस्तक है। शवों को संभालने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा के हर साधन देकर उनकी जवाबदेही तय की जाए। मृत शरीरों के अधिकारों का संरक्षण सरकारों का कानूनी कर्तव्य बनाया जाए। मृतकों के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की एक तय कानूनी प्रक्रिया हो। आप सहमत हैं तो अपनी आवाज उठाइए दस्तक के साथ। देवास से शकील खान और कोटा से भवानी सिंह के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। 14 अप्रैल के बाद पहली बार हुआ जब 24 घंटे के भीतर के दायरे में कोरोना के मामले 2 लाख से नीचे आए। 3,500 लोगों को लेकिन अब भी 24 घंटे में कोरोना के कारण जान गंवानी पड़ी। और तब सामने आती है वो कहानी जो बताती है कि कोरोना के खतरे ने कफन के कारोबार को बढ़ा दिया है और लॉकडाउन के कारण लोगों को अपने व्यापार का चरित्र बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। ये कहानी है देश में बढ़ती मृत्यु पर तेजी से बढ़ते रोजगार की और देश को मृत्यु के संकट से बचाने के लिए लॉकडाउन में आई बेरोजगारी की। एक तरफ जब संक्रमण ने मौत का क्षेत्रफल बढ़ा दिया, तो शवों पर चढ़ाई जाने वाली रामनामी को बनाकर पेट पालने वालों का व्यापार बढ़ा। दूसरी तरफ शादी ब्याह मुंडन और दूसरे उत्सवों में डीजे बजाकर पेट पालते थे जो, उन्हें अपना डांस फ्लोर जमीन पर बिछाकर अब लॉकडाउन में तरबूज और खरबूज बेचना पड़ रहा है। कोरोना के कारण आम आदमी के जीवन से जुड़ी इन 2 कहानियों में कैद है सच, कफन के बाजार और बेरोजगार की। पहले गया की गलियों में पहुंचे संवाददाता सुजीत कुमार झा के साथ आप भी चलिए। जब देश भर में मॉल और बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद है, तब गया की इन्हीं गलियों में छप रहा है अलग अलग रंगों और धर्मों के खांचे में वो वस्त्र जिन्हें जीते जी नहीं बल्कि मृत्यु के बाद शवों पर डालने की परंपरा है। गया के पटवा टोली को बिहार का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ गमछा, चादर और पीताम्बरी यानी कफन का निर्माण होता है, जो कि पूरे बिहार, बंगाल, उड़ीसा और तमाम जगहों पर इसकी सप्लाई होती है। बाजार बंद होने की वजह से चादर और गमछे की डिमांड तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पावर लूम लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह है पीताम्बरी यानी कि कफन की डिमांड। आप गमछा चादर भी बनाते हैं? कभी कोई नहीं चाहेगा कि चादरों और गमछों की जगह वो कफन रूपी वस्त्र ज्यादा बनाना पड़े, लेकिन अभी इन्हीं की डिमांड दावा है 200% तक बढ़ गई, और यही कमाई बताती है कि मृत्यु का आंकड़ा देश में अब भी कम नहीं हो रहा। एक डेड बॉडी आता है तो उसमें कई 8-10 लोग भी चढ़ाते हैं, 20 भी चढ़ाते हैं, तो उसमें अभी रिकवरी जैसे अच्छा आ रहा है कि कोरोना ठीक हो रहा है, तो घाट पर भी ज्यादा लोग जाते हैं,
तो हमको लगता है कि एक डेड बॉडी के पास 20 से 25 पीस भी जाता होगा। अब देखिए इन दो तस्वीरों को, एक तरफ बिहार के गया में कफन का कारोबार है और दूसरी तरफ लखनऊ में वक्त की ऐसी मार है। जो कपड़े की दुकान चला रहे थे अब उन्हें अपनी बंद दुकान के बाहर सैनिटाइजर बेचना पड़ता है। लखनऊ में बालाजी वस्त्र भंडार की दुकान चलाने वाले मनोज गुप्ता को अपनी दुकान का किराया, घर का खर्चा चलाने के लिए लॉकडाउन में दुकान के बाहर यूं रोज घंटों बैठना पड़ता है। सैनिटाइजर की कुछ शीशियां लेकर बैठते हैं, कोई और काम कर नहीं सकते। 50 रुपए की एक शीशी बेचते हैं, दिन भर के कुछ रुपए मिल गए तो शायद घर चल जाए। बच्चों के खर्चे, घर के खर्चे, अब हम इसी मारे मजबूरी में ये दुकानें बंद हो गई तो हम लोग सैनिटाइजर मास्क बेच करके अपना खर्चा निकाल रहे हैं। अब लोग को दुकान का किराया भी देना हम लोगों को कहाँ से देंगे? सरकार हमारे लोगों को सुन नहीं रही। कुछ व्यापारी पहले मर जाता है कि बंद करो दुकान, अब दुकान बंद करके हम लोग क्या करें? ये कोरोना की उस मार की कहानी है जिसने लोगों को अपने काम धंधे का ही चरित्र बदलने को मजबूर कर दिया। वरना जो नादिर अली डीजे साउंड चलाकर बड़ा काम करते थे वो उसी बंद डीजे के डांस फ्लोर पर तरबूज रख कर ना बेच रहे होते। हम इस समय लखनऊ के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहां पर इलाके के एक लाला डीजे के नाम से जो शादी ब्याह में डीजे बजाया जाता था, वो डीजे का बड़ा काम था, इलाके के बड़े नामों में से शुमार होता था। लेकिन इस लॉकडाउन के चलते जहां तमाम पाबंदियां लागू हुई तो आज वो लाला डीजे तरबूज और खरबूजा बेचने का फ्लोर बन गया है। जिस डांसिंग फ्लोर पर कभी शादी ब्याह में लोग थिरकते थे, आज वहां तरबूज लुढ़क रहे हैं, खरबूजे लुढ़क रहे हैं। ये क्या हुआ? आप कैसे, क्यों बना दिया? सर क्या करें, कम से कम 1 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है और हमारा डीजे का अच्छा कारोबार है जिसमें कि 20 लेबर मेरे साथ में चलते हैं। 20 लेबर मेरे साथ में चलते हैं। अब अगर ऐसा डीजे बंद हुआ है और हम लोग चुरा के डीजे बजा भी नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग तरबूज और खरबूजा बेच के 2-4 लेबर साथ में लगाए हुए हैं और उसी में पेट गुजारिश कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि कफन का कारोबार तेजी से बढ़े और कोई नहीं चाहता कि किसी का व्यापार ढले, तो जरूरत है कि सावधानी रखी जाए ताकि कोरोना का ये संकट काल बीते। जहां कफन छापने को जो मशीनें चलती हैं वो वापस चादर गमछा ही बुने और छापे। नादिर भाई का डीजे भी चले और मनोज भाई की कपड़ों की दुकान भी। गया से सुजीत कुमार झा के साथ संतोष कुमार, लखनऊ आज तक। देश के लगभग हर घर ने यह महसूस किया कि जो कोरोना की पहली लहर में सुरक्षित रहे उन्हें या उनके घर में दूसरी लहर ने चपेट में लिया। 3 लाख से ज्यादा मौत अब तक भारत में हो चुकी है। ऐसे में क्या अब भी किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे होने के नाम पर तेज करना वाकई किसानों, ग्रामीणों और देश हित में होगा? जबकि ये बात भी सभी जान रहे हैं कि चुनावी रैलियों से लेकर कुंभ तक के आयोजन को इसीलिए रोकना पड़ा क्योंकि इलेक्शन और आस्था के नाम पर लापरवाही के बीच जुटी भीड़ से कोरोना का प्रचार प्रसार ही ज्यादा हुआ। पश्चिम बंगाल में चुनाव के अंतिम चरणों में चुनाव आयोग की भी नींद टूटी और राजनीतिक दलों की भी। सभी बड़े नेताओं को चौतरफा आलोचना के बाद अपनी बड़ी रैलियां अंत में रद्द करनी पड़ी क्योंकि कोरोना का प्रसार ज्यादा हुआ। तो क्या यही बात आंदोलन को तेज करने में जुटे किसान नेताओं को भी अब समझनी चाहिए? जैसे जैसे ये कोरोना काल खत्म होगा तो थोड़ी थोड़ी भीड़ हम बढ़ाते रहेंगे। कुंभ में भी आस्था के नाम पर जब भीड़ जुटी और लापरवाही ने संक्रमण का संगम इंसानों के साथ करना शुरू किया तो कुंभ को बीच में रोकना पड़ा। संत सहमत हुए, तो फिर क्या यही बात अभी आंदोलन तेज करते किसान नेताओं को भी समझनी जरूरी नहीं है? क्योंकि किसान जुटेंगे तो गाँवों में फिर संक्रमण का खतरा होगा। सरकार ही हमें मजबूर कर रही है सड़कों पे आने के लिए। अगर आते हैं तो फिर कोविड के बहाने से हमें पीटा जाता है। देश ने देखा है कि जब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए तो दावा है 1600 से ज्यादा शिक्षक संक्रमण के कारण जान गंवा देते हैं। गांवों में कोरोना फैला तो फिर सवाल यह है कि क्या वही लापरवाही दोबारा किसान आंदोलन तेज करने के नाम पर हो रही है, जिससे वापस वही गांव चपेट में आ सकते हैं जहां स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत मजबूत नहीं है। कोरोना वो सब बंदे नू दिया वेलड़ बंदे नू साडे जेड़े मेहनती लोग उन्हां नू कोरोना कोई नहीं। अमृतसर में काला झंडा सिला जा रहा है। एक घर के भीतर सिले जाते इन काले झंडों का कनेक्शन 26 मई से है। बुधवार को जब किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं तो देश भर में ऐसे ही काले झंडों से आंदोलन को फिर से तेज करके आगे की लड़ाई का रोड मैप बनाने की तैयारी होने वाली है। कल काला झंडा फहरा के
विरोध दर्ज करवा कर आगे की रूपरेखा बना देंगे, अगले 6 महीने की और बना देंगे फिर, क्योंकि खुश नहीं है किसान सरकार से, तो कल काला दिवस बना के आगे की रूपरेखा बना देंगे फिर। अब यहाँ चिंता की बात यह है कि कई राज्यों में जब गांवों में 10 में से 4 लोग कोरोना संक्रमित मिलने लगे, जब कोरोना के केस थोड़े घटे लेकिन मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा, जब आशंका है कि अक्टूबर में तीसरी लहर भी दस्तक दे सकती है, तब क्या किसान आंदोलन को फिर तेज करना समझदारी है या गांवों और किसानों को संकट में डालना माना जाएगा? रूटीन में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं रूटीन में, ठीक है। तो अभी उतनी भीड़ हम नहीं कर रहे जितनी भीड़ उस टाइम पर थी, लेकिन जैसे जैसे ये कोरोना काल खत्म होगा तो थोड़ी थोड़ी भीड़ हम बढ़ाते रहेंगे। 26 मई बुधवार को यूं तो राकेश टिकैत के मुताबिक किसान और किसान समर्थक घर ट्रैक्टर गाड़ी पर काला झंडा लगाएंगे, अपने गांव और शहर में केंद्र सरकार का पुतला फूकेंगे। दावा है कि दिल्ली तक आने की कोई योजना अभी नहीं बनाई, लेकिन किसान नेताओं के ऐलान पर जुटने वाले किसानों की हिसार से 24 मई को आई ये तस्वीरें ही कई सवाल उठाती हैं। इस भीड़ को देखिए, बुजुर्ग हाथ में झंडा लिए खड़े हैं। अब इन बुजुर्ग किसान को देखिए, इन बुजुर्ग और जवान को देखिए, भीड़ के बीच मास्क कहीं नहीं नजर आता। किसानों पर दर्ज केस के खिलाफ महापंचायत में जुटे किसान यहाँ चढ़कर बैठे, इन चारों में किसी ने मास्क नहीं लगाया। देखिए, क्या यहाँ कोरोना का खतरा नहीं? क्या यहाँ से संक्रमण और गाँवों तक पहुँचने का खतरा नहीं? क्या ये लोग जब अपने घर, अपने गाँव ऐसी भीड़ में काफी लोगों से मिलकर लौटेंगे तो वायरस का आंदोलन तेज होने का डर नहीं होगा? इस फ्रेम को देखिए, 10 से ज्यादा लोग यहाँ पर हैं, लेकिन मास्क नहीं। इस लाइन को देखिए, क्या यहाँ किसी ने मास्क पहना है? ये तस्वीरें बताती हैं कि जब आप भीड़ को चाहे रैली के नाम पर जुटाते हैं या कुंभ के नाम पर या किसान आंदोलन के नाम पर, तब आप भीड़ को संक्रमण के खतरे से दूर नहीं रख सकते। इस बात को समझने की जरूरत है कि सवाल आंदोलन पर नहीं बल्कि चिंता आंदोलन में जुटती भीड़ से कोरोना के फैलने की है। और ऐसे में राजनीति का हाल देखिए, सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, केजरीवाल, मायावती समेत 14 दल ने किसान आंदोलन के 26 मई के विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया, लेकिन उसी कांग्रेस के पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुताबिक किसानों का धरना कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन सकता है। तो किसान नेता आंदोलन से कोरोना का खतरा जताते कांग्रेस के मुख्यमंत्री की चिंता को भी खारिज करते हैं। कैप्टन सरकार 4.5 सालों में कुछ भी वादा पूरा करने से नाकाम जब हुई है, और जो चिकित्सा व्यवस्था हमारी देश की वो चरमरा चुकी है, कोविड पर भी उनकी कोई पकड़ नहीं है, तो अपने मतलब जो नाकामयाबी है उसका भंडा जो अब किसान आंदोलन के फोड़ा जा रहा है। कुंभ से लेकर चुनावी रैलियों तक को रोकने में हुई देरी का नतीजा देश ने अभी भुगता है, इसका सच सब जानते हैं। जरूरी है कि अभी जो कोरोना की समस्या सबसे बड़ी खड़ी है, उसे ही देखकर गांवों और किसानों के हित में आंदोलन को लेकर फैसला किसान करे। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। सिंघू बॉर्डर जो किसानों के आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है, क्या वहां आसपास के गांव कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में नहीं आए? क्यों किसानों का प्रदर्शन किसानों और गांव वालों के लिए खतरा बन सकता है? इसकी जमीनी हकीकत भी हमने तलाशी, सिंघू बॉर्डर के पास के गांव के किसानों से ही पूछा है। क्या आंदोलन और प्रदर्शन को अभी रोकना जरूरी नहीं? 6 महीने से दिल्ली हरियाणा की सीमा पर यही है वो सिंघू बॉर्डर, जिसे आसमान से देखने पर भी जमीन पर आंदोलन का वो डंडा और झंडा और तंबू तने नजर आते हैं, जहां से किसान आंदोलन को ऑक्सीजन अब तक मिलती रही। यहाँ किसानों की भीड़ कुछ छटी, लेकिन किसान आंदोलन को जब फिर जमीन पर तेज करने की आवाज उठने लगी, तो कोरोना की दूसरी लहर के बीच हरियाणा के सोनीपत में सिंघू बॉर्डर से सटे पीतमपुरा गांव की गलियों में आज तक संवाददाता प्रीति चौधरी पहुंचती हैं। सवालों की उन फहरिस्त को लेकर जिनके जवाब किसान नेता तो अब तक खारिज करते आए, लेकिन क्या सिंघू बॉर्डर के पास के गांव की गलियां ही कोरोना की दूसरी लहर से बच पाई? और अगर नहीं, तो फिर क्या किसानों के मुद्दे का समर्थन करने वाले गांव के लोग अब भी चाहते हैं कि आंदोलन जारी रहे, या फिर संक्रमण फैलने के खतरे के बीच आंदोलन की गति थम जाए? गांव में N95 मास्क लगाए मिले युवा संदीप की दस्तक सुनते हैं। इस वक्त आपको लगता है कि किसानों को बैठना चाहिए यहाँ पर जितनी तादाद में है? मैम देखिए, अगर कोरोना सच में ही जो रूप हमने देखा है, उस हिसाब से किसानों को भी कुछ एक स्टैंड बाई मोड लेना चाहिए, ताकि वो फिर से इस चीज को कंटिन्यू कर सके। स्टैंड बाई मोड लेना चाहिए कि फिर से या तो वो फिर से कंटिन्यू कर ले। इस टाइम पे अगर कोरोना ज्यादा फैला हुआ है तो उन लोगों को थोड़ा सा अपने आप को भी बचाना चाहिए और बाकी लोगों को भी बचाना चाहिए।
सिंगू बॉर्डर के पास के इस पीतमपुरा गांव में सन्नाटा ज्यादा दिखता है। चेहरों पर कोरोना की दूसरी लहर का खौफ भी, लेकिन इस खौफ में किसान आंदोलन के दरवाजे कुछ देर के लिए बंद करने की नसीहत क्या गांव के बुजुर्ग देंगे? मोदी साहब ने ये कही थी प्रधानमंत्री ने कि 1 सेकंड की कॉल है, 1 मिनट की दूरी है, वो मिनट का ना पता जी कब तक आओगी। इसमें हमने भी मारेगी, इन लोगों ने मारेगी, पब्लिक ने भी मारेगा मोदी साहब। पता ना जी कहाँ तक के फल लगाए हो के ना कहाँ तक जाएगी। आपको ये जो लगता है जो थोड़ा वेट करना चाहिए फिर आ जाए किसान कोरोना काल में, या अपना आंदोलन जारी रखें? नहीं, ये तो जैसे कोरोना काल है इसमें थोड़ा समय बिता दें फिर आ जाए, अगर सरकार नहीं मानती फिर आ जाए। हाँ, अभी थोड़ा वेट करें। हाँ, अभी थोड़ा है ये है कि अपने घर जाएं तो आराम से बढ़िया है। जिस सोनीपत जिले में यह गांव आता है वो कोरोना के खतरे के लाल निशान पर है, लेकिन क्या अभी आंदोलन को कुछ वक्त स्थगित करने वाला दरवाजा बंद होगा? जब दरवाजे दरवाजे दस्तक संक्रमण के खतरे की है, यह हम नहीं, खुद इसी पीतमपुरा गांव में भारत मेडिकोज नाम से स्थानीय स्तर पर दुकान चलाने वाली केमिस्ट ज्योति बताती है। पहली बार इतने केस नहीं थे, दूसरी बार केसेस आए हमारे गांव में। मतलब पहली बार तो बहुत ही कम थे, अब की बार थोड़े से ज्यादा हो गए, लेकिन कोरोना से मौत तो सुनने में नहीं आई है हमारे गांव में। हाँ, लेकिन बीमार हुए हैं लोग और ट्रीटमेंट लेने के बाद ठीक हो चुके हैं। घर में आइसोलेट कर रहे हैं? हाँ, नहीं, हॉस्पिटल में भी हुए हैं, लेकिन वहाँ से भी अपना ठीक होके घर वापस आ गए, और यहाँ घरों में भी आइसोलेट। गांव वालों की यह बयान कहते हैं कि दूसरी लहर में सिंगू बॉर्डर के पास गांवों तक कोरोना ने लोगों को बीमार किया है। ऐसे में क्या भीड़ आंदोलन के नाम पर दोबारा जुटती है तो खतरा और गंभीर नहीं होगा? सिंगू बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर टहली गांव में बैठे बुजुर्गों की भी क्या किसान नेता सुनना चाहेंगे? बीमारी को देखते और वैसे भी कर रखना चाहिए। तो चलो 2-3 चीज कर दिया, जिस तरह 2400 का रेट इन्होंने 1200 को मान लिया है, उसका भी वैसे कोई दिक्कत नहीं। अब तो ज्यादा दिक्कत है, पूरे देश में ही जूझ रहा है बीमारी से। ये तो ठंडा रखना चाहिए, सबके बारे में सब परेशान है। तो कोई आदमी ऐसे नहीं कह रहा। पहले तो हम भी किसानों के जमींदार के साथ थे, लेकिन अब हम भी सोच रहे हैं थोड़ा बहुत राहत बीमारी के कारण देश के साथ। वैसे भी आदमी ने अपना हाथ बटाना चाहिए सब। जो लोग किसानों का हित बताकर अभी दोबारा सिंगू बॉर्डर से लेकर पंजाब और हरियाणा के दूसरे गांवों में आंदोलन को आसमान पर पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें समझना होगा कि कुंभ, पंचायत चुनाव और बंगाल इलेक्शन के बाद आंदोलन में जुटने वाली भीड़ कहीं कोरोना के प्रसार की अगली वजह न बने। सोनीपत से प्रीति चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक। इस समय की बड़ी खबर आपको दे देते हैं कि सीबीआई प्रमुख की जो नियुक्ति का काम चल रहा था उसमें सुबोध जायसवाल अब सीबीआई के नए डायरेक्टर होंगे। अभी तक 3 नामों पर सहमति बनी थी, जो प्रधानमंत्री, सीजेआई और साथ में विपक्ष के नेता के बीच जो ये बैठक चलती थी उसमें 3 नामों पर सहमति बनी थी, जिसमें से सुबोध जायसवाल अब सीबीआई के नए डायरेक्टर बनेंगे। उन्नीस बैच के महाराष्ट्र काडर के आईपीएस अफसर हैं सुबोध जायसवाल। शुरुआत से इन्हें फ्रंट रनर कहा जा रहा था इस पद के लिए। सीजेआई रमन्ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता और लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी, ये जो हाई पावर्ड पैनल है उसने ये निर्णय लिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुनीश पांडे इस समय जुड़ रहे हैं। मुनीश, बताएं, फ्रंट रनर तो उन्हें बताया जा रहा था, लेकिन अब सुबोध जायसवाल सीबीआई के नए डायरेक्टर बन गए। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए सोमवार को जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसके अलावा सीजेआई और अधीर रंजन चौधरी जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनकी जब मीटिंग हुई थी तो 3 नाम उसमें शामिल थे।
सुबोध जायसवाल, उसके अलावा KR चंद्रा और BS कौमुदी, इन तीनों ऑफिसर को नाम जो है वो सेलेक्ट किए गए थे। दोनों ही 1985 और 1986 ये जो ऑफिसर हैं उसी बैच के ऑफिसर थे। और उसके बाद जो आज ऑर्डर आया हुआ है DOPT की तरफ से, उस ऑर्डर में साफ तौर पे कहा गया है कि सुबोध जायसवाल जो कि 1985 महाराष्ट्र कैडर के ऑफिसर हैं, उन्हें CBI के नए डायरेक्टर के पद पे नियुक्त किया गया है। अगर आपको बताएं तो इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसके पहले देखा जा रहा था कि जो राकेश अस्थाना है या फिर YC मोदी जो कि NIA के चीफ हैं इस वक्त, वो सबसे रेस में आगे थे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा थी कि इस बार भी CBI का डायरेक्टर पिछली बार की तरह कोई नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, यानी कि वो किसी तरह के वाद विवाद में ना आए, इस तरह का कोई ना कोई निर्णय होना चाहिए। उसके बाद में ही इन 3 अधिकारियों का चयन किया गया था। लेकिन इन तीनों अधिकारियों में से, और कुल मिलाकर 109 IPS अधिकारी थे 1984, 85, 86 और 87 बैच के, जिनके बीच में इनका चयन किया गया है। सुबोध जायसवाल के बारे में अगर बात करें तो पहले महाराष्ट्र के DG थे, मुंबई पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, महाराष्ट्र ATS के चीफ रह चुके हैं। इसके पहले वो रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी लगभग 1 दशक तक काम कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सुबोध जायसवाल की बात करें तो कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है, लेकिन इसके पहले भी उन्होंने बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया हुआ है। बहुत शुक्रिया मुनीष पांडे इस पूरी जानकारी के लिए। CBI के नए डायरेक्टर, लेकिन कभी भी ये आसान नहीं होता है क्योंकि हमेशा वो कटघरे में आपको रहना पड़ता है जहां पर तमाम आरोप लगते हैं। लेकिन सुबोध जायसवाल के ऊपर ये नई जिम्मेदारी, और देखना है कि आगे आने वाले दिनों में इन तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरीके से आगे वो करते हैं। और अब हम तूफान की बात करेंगे क्योंकि पश्चिमी तट पर ताउते तूफान की चुनौती झेलने के बाद भारत अब अपने पूर्वी तट पर एक और तूफान का सामना कर रहा है, यास। इस तूफान का नाम है यास। ये तेजी से उड़ीसा के दक्षिण में बालासोर के पास बढ़ रहा है और जिसके कल सुबह 11 बजे के आसपास टकराने की आशंका है। इस वजह से कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि यास नाम का यह तूफान गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। सबसे पहले एनिमेशन के जरिए हम समझते हैं कि इस तूफान का रूट क्या है और इस तूफान का असर कौन कौन से राज्यों में होगा। ये आप देखिए, बंगाल की खाड़ी से उठकर यह तूफान उड़ीसा के तट से कल दोपहर टकराएगा। इसका असर पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड तक होगा और इन राज्यों में यास तूफान की वजह से तेज हवाएं चलेंगी। सबसे ज्यादा उड़ीसा में यास तूफान की रफ्तार 118 किलोमीटर प्रति घंटे से 165 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होगी। ऐसी आशंका है कि पश्चिम बंगाल पर बहुत अधिक इसका असर नहीं होगा, लेकिन वहां भी भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। पर उड़ीसा पर इसका असर होगा, अच्छा खासा होगा और उसके बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और मयूरभंज इस तूफान की चपेट में सबसे ज्यादा आएंगे। भद्रक जिले में आने वाले धामरा और चांदबाली के बीच यास तूफान के टकराने की कल आशंका है। पश्चिम के बाद अब भारत के पूर्वी तट पर तूफान की आहट है और डर कितना है उसे आप सिर्फ एक तस्वीर से समझिए। यास तूफान को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अपनी ट्रेन को जंजीरों से बांध दिया है। बंगाल की खाड़ी में तूफान आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हजारों टन की किसी ट्रेन के पहियों को इस तरह से सुरक्षित करने के लिए जंजीरों से बांधना वाकई में चौंकाता है और बताता है कि यास तूफान कितना खतरनाक है। ये तस्वीर कहां की उसे आपको विस्तार से बताएं, लेकिन उससे पहले आपको ओडिशा के केंद्रपाड़ा ले चलते हैं, जहां यास तूफान की वजह से ओडिशा के तट पर लहरें आसमान की तरफ कूच कर रही हैं। जिस तरह से ताउते तूफान के आने के बाद अरब सागर की लहरें मचल रही थी, वैसा ही कुछ ओडिशा के तट पर भी हो रहा है। ये ओडिशा का केंद्रपाड़ा है, जहां पर तूफान के खतरे के संकेत हवा में तैर रहे हैं।
ये देखिए, तूफान से पहले बवंडर ओडिशा के लोगों को आने वाले खतरे का एहसास करवा रहा है। ओडिशा में समंदर के आसपास ऐसे बवंडर लगातार लोगों को डरा रहे हैं। ये देखिए, अब ये तस्वीर देखिए जिसमें एक रिहायशी इलाके में ऐसा हो रहा है। ओडिशा में जहां भी ये हो रहा है वो अपने पीछे टूटे घर और अफरा तफरी छोड़कर जा रहा है। बवंडर ही नहीं, ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बारिश भी शुरू हो गई है, जिसे देखते हुए लोगों को अपने घर की चिंता सता रही है। बंगाल की खाड़ी से उठ रहे नए तूफान यास का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चक्रवात यास से पहले जो पीछे आप मेरे देख सकते हैं वो है शांति, पर ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ की तैयारी अपने हिसाब से पूरी है। हम इस वक्त भद्रक और बालासोर के इलाके के बीच में है, ये तटीय इलाका है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में तूफान यास के तीव्र चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका जताई है। बुधवार सुबह तूफान के पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट को छूने के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला यास तूफान ओडिशा से एंट्री करेगा, जिसका असर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार समेत कुल 8 राज्यों पर होगा। ये जो चक्रवात है अभी पारादीप से लगभग 280 किलोमीटर दूर पे बे ऑफ बंगाल पे केंद्रीभूत है और ये एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। इसका विंड का स्पीड अभी 110 से 120 किलोमीटर जैसा है और ये धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा पे गति करके कल सुबह यानी सुबह 5 या 6 बजे ओडिशा तट के धामरा के पास केंद्रीभूत होगा। तब इसका विंड स्पीड 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस में 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। यास की वजह से ओडिशा में सबसे ज्यादा तेज हवाएं चलेंगी, जो 118 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 165 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होंगी। इसके बाद जो हरा इलाका आपको दिख रहा है उसमें ओडिशा, दक्षिण बंगाल और झारखंड का हिस्सा है। वहाँ पर 92 से 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, इसके बाद बैंगनी रंग में घिरे इलाके में 62 से 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। यास तूफान उत्तर प्रदेश की सीमा को भी छुएगा, जहां 52 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। और ये बालासोर और धामरा के बीच में इसका जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, माने केंद्र जो पॉइंट है वो जाएगा तट के ऊपर। और ये जो येलो एरिया आप देख रहे हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, कहाँ, क्योंकि वहाँ विंड स्पीड 120 से 165 किलोमीटर तक विंड हो सकता है। वो यही 4 और 5 जिले कवर कर रहे हैं, जैसे केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, भद्रक, बालासोर और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। इसके साथ साथ ये जो ग्रीन एरिया है वो अभी कवर कर रहा है यहाँ जो एडजनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा और वेस्ट बंगाल, और जो वायलेट एरिया है वो झारखंड तक जा रहा है और ये सभी एरिया में कुछ न कुछ नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग की ऐसी चेतावनियों को देखते हुए ओडिशा के तूफान प्रभावित इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मछुआरों को भी अलर्ट कर दिया गया है। आज तक है ग्राउंड जीरो में, इस वक्त हम बालासोर में हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मछुआरों ने अपने जो किश्ती है वो खड़ी कर दी है, वो रिलीफ सेंटर्स में जा चुके हैं। लेकिन असली चुनौती कोविड-19 पैंडेमिक की है, सोशल डिस्टेंसिंग की है। और इसी बीच में उड़ीसा सरकार के सामने बड़ी चुनौती, गृह मंत्रालय के साथ और उनकी दिशा निर्देश में यहाँ पे सारे बंदोबस्त किए गए हैं। बालासोर में तूफान से पहले मौसम लगातार खराब होना शुरू हो गया है। यास तूफान के खतरे को देखते हुए इस वजह से समंदर किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम स्थानीय लोगों को तूफान के खतरे से आगाह कर रही है। बालासोर के पास चांदीपुर में समंदर के किनारे से लोगों को हटाने के लिए मरीन पुलिस भी एनडीआरएफ के साथ हो गई है। यहाँ सुबह से ही मौसम तूफान की खबर दे रहा है। हालांकि ये इलाका थोड़ी ऊंचाई वाला है, लेकिन जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि कल जब तूफान टकराएगा तो समंदर की 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें इस इलाके के लिए खतरनाक हो जाएंगी। सबसे बड़ी चिंता बात है जो कल जो आएगी 26 तारीख को जो यहाँ लैंडफॉल करेगी उसका तो वो स्तर बढ़ेगा, मतलब ये और भी 2-3 मीटर पानी उठने वाला है। तो ये जो हम लोग जो
ड्राइडो का टाइम में जो बोलते हैं ना, ये ऊंचा इलाका है पर ये अभी सुरक्षित नहीं है। हम लोग का सब बोर्ड का सबको बांध चुके हैं। अब ऊपर वाला ऊपर भरोसा छोड़ दिए हैं। अब प्राकृतिक है उसको तो खेती करेगा। बस हम लोग दुआ मांग रहे हैं और सबको बस यही बोलना है कि घर में रहो, सुरक्षित रहो। अगर यास तूफान के असर की बात करें तो कुल 8 राज्यों पर यह सीधा असर करेगा। यास की वजह से पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 3 दिन भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। झारखंड में बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार तो बिहार के कई इलाकों में गुरुवार को बारिश के आसार हैं। असम और मेघालय में भी 26 और 27 मई को कई जगह पर हल्की बारिश की बात मौसम विभाग ने कही है। इसी तरह से दक्षिण में उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसका असर मेनली रेनफॉल होगा। इसके अलावा झारखंड को छोड़ के बिहार, समल, वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम वगैरह में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है और तेज हवा सिर्फ झारखंड तक सीमित रहेगा। ये जो साइक्लोन है कल दोपहर में सागर आइलैंड तथा पारादीप के बीच में टकराएगा दोपहर में। उसके बाद इसके डायरेक्शन नॉर्थ वेस्टर्ली रहने की संभावना है। तो इसके परिणाम स्वरूप बिहार में भी साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट में इसका कुछ असर दिखेगा। हमने जो कुछ डिस्ट्रिक्ट में आज कल हेवी रेनफॉल दिया है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट में होने की संभावना है। इसके अलावा परसों साउथ बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में हेवी टू वेरी रेनफॉल होगा। ये तस्वीरें ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की है, जहां लगातार बारिश से पूरा शहर सराबोर हो गया है। हालांकि यास तूफान टकराएगा तो बालासोर से, लेकिन असर ओडिशा के तमाम इलाकों पर होने लगा है। बालासोर से कमलजीत संधू के साथ अनुपम मिश्र, दीघा, आज तक। उड़ीसा के तटीय इलाकों में बरसात शुरू हो चुकी है और कुछ ही घंटों में तूफान यहां दस्तक देने वाला है। यूं तो उड़ीसा में तूफान आते रहते हैं, लेकिन कोरोना की महामारी के बीच तूफान की दस्तक ने एनडीआरएफ से लेकर उड़ीसा पुलिस की चुनौती को बढ़ा दिया है। कोरोना से जंग के बीच यास तूफान ने ओडिशा के लोगों की चुनौती को दोहरा कर दिया है। ओडिशा के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए तूफान की वजह से घर छोड़ना और फिर लौटना सामान्य बात है, लेकिन इस बार कोरोना के खतरे से वो सहमे हुए हैं। ऐसी चुनौती का सामना राहत और बचाव के काम में लगी एनडीआरएफ और ओडिशा पुलिस के जवान कर रहे हैं, जो लोगों को न सिर्फ तूफान से पहले सुरक्षित जगह जाने के लिए कह रहे हैं, बल्कि बुजुर्गों को भी तूफान के खतरे से दूर ले जाने में जी जान से जुटे हुए हैं। जब 91 साल की बुजुर्ग ने बताया कि वो चल फिर नहीं सकती, तो ओडिशा की मरीन पुलिस के जवान और अफसर कुछ इस तरह से रेस्क्यू करवाकर सबका दिल जीत लेते हैं। अब ओडिशा के बालासोर की तस्वीर देखिए, जहां मछुआरे अपनी नावों को बांधकर सुरक्षित कर रहे हैं। सभी मछुआरे घर वापस आ गए हैं और उनमें से तमाम मछुआरे राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे लोगों का तांता भी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, लेकिन किस तरह के बंदोबस्त किया गया है। कम्युनिटी किचन है, साथ में यहाँ पे लोग जमा हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। किस तरह का बंदोबस्त किया गया है? बंदोबस्त ठीक है, इधर चला है प्रशासन की तरफ से बंदोबस्त ठीक है। आप आसपास के गांव में रहते हैं, किस तरह की मदद कर पाते हैं आप? हम लोग जितना हो सकते करते हैं। सामने वाले जो आदमी है उसको अलर्ट करते हैं। जो समुद्र का से 1 किलोमीटर अंदर में हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पे वो लोग लाए जाते हैं जो तटीय इलाके में रहते हैं, लेकिन किस तरह का बंदोबस्त है? क्या लोग इससे खुश हैं या नहीं है? कई लोगों से हमने बातचीत की। आप ये बताइए किस तरह का बंदोबस्त है, कहाँ से आए हैं? हम चांदीपुर पंचायत के, हमारा घर इधर है। इधर सभी आते जाते हैं, सब ठीक है, लेकिन बात इतनी है जो परिष्कार नहीं है और सब ठीक है। आना जाना तो खाना पीना कोई तकलीफ नहीं है, सब ठीक ठाक, बंदोबस्त ठीक है। हमारे सरपंच जी आते हैं, सब खाना पीना देखना सुनना सब ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तकलीफ एक ही बार जो परिष्कार नहीं है। अभी कोरोना का टाइम है, परिष्कार होना जरूरी है। इसको परिष्कार करने के लिए यास तूफान के कहर से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम को इस बार पीपीई किट पहनकर रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ रहा है। ये अनुभव इनके लिए भले ही नया हो, लेकिन फिर भी ये तूफान के कहर से लोगों को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल से ओडिशा तक में एनडीआरएफ की 46 टीमें इसी तरह से दिन रात काम कर रही हैं।
गांव में जगह जगह अनाउंसमेंट की जा रही है, घोषणा की जा रही है कि एहतियात बरता जाए। उड़ीसा में हर साल 1 या 2 बड़ा साइक्लोन जरूर आता है, पर उससे पहले किस तरह की तैयारी आप देख सकते हैं। जॉइंट फोर्स है यहाँ पे एनडीआरएफ की और पुलिस की। तूफान से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भारतीय सेना भी मैदान में उतर चुकी है। भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड की एक टीम पश्चिम बंगाल में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात है। सेना की टुकड़ी राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम करेगी। ये सभी जवान राहत और बचाव के काम में एक्सपर्ट हैं। इनके पास इस काम के लिए जरूरी सभी उपकरण भी हैं, जो तूफान के बाद सड़कों पर गिरने वाले पेड़ों को काटने के अलावा फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाने वाले हैं। ओडिशा के 11 जिलों से अब तक 2,48,000 लोगों को खतरे की जगह से हटाकर राज्य में बने 5,523 शेल्टर होम में पहुंचाया जा चुका है। ओडिशा में ही एनडीआरएफ की 52, ओडीएआरएफ की 60 और 206 फायर सर्विस टीम, 86 पेड़ काटने वाली टीम तूफान से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पोजीशन ले चुकी है। ओडिशा की तरह मौसम विभाग ने झारखंड में भी यास तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ भी लोगों को जागरूक कर रही है। एनडीआरएफ को एक्टिव किया गया है। कल ही जो आपदा प्रबंधन विभाग ने एनडीआरएफ को एक्टिव कर दिया था और आज एनडीआरएफ जो है शहर के हर कोने में घूम के अवेयरनेस ड्राइव चला रही है कि आप जो है नुकसान को अगर मिनिमाइज करना है, उसको जो है कम करना है, प्रीएम्प्ट करना है, तो आपको जो है घर पे रहना चाहिए। और इस तूफान को देखते हुए हमारी टीमें जो है लगातार जो है दिन रात मेहनत करके तूफान आने से पहले सभी को जागरूक करके जो मदद पहुंचाया जाता है वो पहुंचाने का काम कर रही है। यास तूफान को देखते हुए केंद्र सरकार ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के संपर्क में है, लेकिन यास चक्रवात के खतरे में सबसे ज्यादा ओडिशा है। इसी सिलसिले में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में तैयारियों का जायजा लिया। बालासोर से कमलजीत संधू, हावड़ा से बैजनाथ झा के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। आज के शो की पहली रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था कि कैसे ट्रेन की बोगियों के पहियों को जंजीरों से बांधा जा रहा है। इन जंजीरों में ताले लगाए जा रहे हैं। तूफान को लेकर यह सारी तैयारी पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हो रही है, ताकि ट्रेन की बोगियां तूफान की वजह से खुद ब खुद न चलने लगे। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।